तो फाइनली मैंने आपको समझा दिया था स्पर्मेटोजेनेसिस ये कल की क्लास में हमारा कंप्लीट हुआ था और फाइनली हमको मालूम चला कि एक स्पर्मेटोगोनिया ने ओवरऑल फाइनली पहले स्पर्मेटिड्स बनाई। एक ने कितनी बनाई? 4 बनाई और हर एक स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, और इन्हीं को हमने नाम दिया स्पर्म। मेल गैमिट्स कितने बने? 4 बने एक सेल से। कहाँ बने? इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इनको न्यूट्रिशन कौन दे रहा है? सर्टोली सेल। ठीक है, ये सब कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पर एक 3 नंबर का डायग्राम आता है कि आखिर स्पर्मेटोजोआ कैसा होता है। मेल गैमीट जो अभी बना वही उसका स्ट्रक्चर तो समझ में आना चाहिए, वो होता कैसा है। तो इतना तो मालूम है कि वो वाकई में 4 हैप्लॉइड सेल थी स्पर्मेटिड, और उन्हीं में बस डिफरेंशिएशन हुआ है। इस तरह से मैंने कल आपको बताया था। तो ये 4 हैप्लॉइड सेल ही तो हैं, बस केवल शेप एंड साइज बदल गई है, बाकी तो ये सेम वही है। इनके पास वही न्यूक्लियस होगा जो उनके पास था, ये न्यूक्लियस है। धीरे धीरे मॉडिफाइड हो रहे हैं, टेल जैसी स्ट्रक्चर बन रही है, इसलिए नाम रख दिया स्पर्मेटोजोआ। तो एक स्पर्मेटोजोआ होता कैसा है वो थोड़ा देखिए। तो यहाँ पर जब एक डायग्राम आप बुक से बनाते हैं तो आपकी स्टाइल अलग होती है, मेरी स्टाइल हो सकता है कुछ अलग हो। मैं सिंपल क्या करता हूँ, पहले तो एक बढ़िया सा न्यूक्लियस बना लेता हूँ। इस तरह से एक बढ़िया सा आप एक न्यूक्लियस बना लीजिए। ठीक है, ये क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस के पास आपने पढ़ा होगा गोल्जी एपरेटस होता है, लेकिन गोल्जी एपरेटस यहाँ पे एक्रोसोम में कन्वर्ट होता है। इस तरह का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे एक्रोसोम बना दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, तो सेल की सेल मेम्ब्रेन बना देनी है। ये सेल की सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इस तरह से ये सेल मेम्ब्रेन बना दी मैंने। और सेल मेम्ब्रेन बना के यहाँ पे थोड़ा सा एक गर्दन जैसा पार्ट बनाना इस तरह से। ठीक है, इस तरह से एक नेक जैसी स्ट्रक्चर बनाना है। और बिल्कुल ये आप एक मिडिल पीस बिल्कुल सीधा सीधा बना दीजिए, बिल्कुल सीधा बना दीजिए। और फिर इसको थोड़ा सा बेंड करके और इसको धीरे धीरे टेल में कन्वर्ट कर दो। ये क्या कर दिया मैंने? टेल में इसको कन्वर्ट कर दिया। ये देखो, हाँ। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला, ये तो हेड कहलाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा? हेड। ये वाला जो आपका बीच का पास है, ये जो बीच का मैंने पेट जैसा बनाया है, इसको बोलते हैं मिडिल पीस। मिडिल पीस, बीच का हिस्सा। और ये जो पीछे वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं टेल। तो एक स्पर्मेटोजोआ, इसकी पूरी बॉडी को, एक्चुअली वो एक सिंगल सेल है, आप थोड़ा ध्यान रखिए, वो एक सिंगल सेल है। वो कोई बहुत बड़ा मल्टी सेलुलर ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा लिविंग है, एक सिंगल सेल है। वो तो बहुत ज़्यादा हाईली मैग्नीफाई करके हम लोग देख रहे हैं उस सेल को, इसलिए ये पार्ट हमको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सिंगल सेल है। 3 पार्ट में इस सेल को हम डिवाइड कर सकते हैं, हेड, मिडल पीस और टेल। अब इतना तो हमें मालूम है कि इस पूरे पार्ट में जहां पर भी कुछ भी स्पेस है बिटवीन द सेल ऑर्गेनेल एंड द सेल मेम्ब्रेन, जो कुछ भी है वहां क्या भरा होगा? वहां साइटोप्लाज्म भरा होगा। इस पूरे बॉडी में साइटोप्लाज्म भरा पड़ा है, और इवन इस टेल तक भी जाएगा, क्योंकि ये भी तो सेल मेम्ब्रेन है। इसमें क्या है? इसमें साइटोप्लाज्म है।
अब देखिए जो टेल जैसा पार्ट है, अब सेल के अंदर प्रोटीनियस फिलामेंट होते हैं, आपको मालूम है। हाँ, तो यहाँ पर ऐसा कीजिए, ये जो गर्दन है ना, यहाँ से एक प्रोटीन का फिलामेंट लेके आओ इस तरह से। ये सेल है, सेल के अंदर ये सब फिलामेंट होते हैं, इस तरह से लेते आओ और ये पूरा धागा उसकी पूंछ के अंदर ले जाके इसको क्या सपोर्ट मिल जाएगा, और ये लेके हो सकता है ये धागा थोड़ा बाहर भी निकले तो भी चलेगा, इस तरह से। ये प्रोटीनियस फिलामेंट है, इसका नाम कोई खास देने की आवश्यकता नहीं है। ये जो मिडिल पार्ट है, चूंकि इस स्पर्मेटोजोआ को विग्रस मूवमेंट करना है, बहुत ग्रोथ करना है, प्रोस्टेट ग्लैंड ने उसको मोर एनर्जेटिक बना दिया है, तो इसके अंदर एनर्जी होगा। तो एनर्जी ज़्यादा कब होगा? एनर्जी होने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। तो मिडिल पीस में यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत होते हैं। देखिए एक माइटोकॉन्ड्रिया मैंने यहाँ बनाया, एक थोड़ा अल्टरनेट करके जस्ट इसके नीचे यहाँ बना दो, फिर एक यहाँ बना दो, ऐसे ऐसे करके आप अगर डायग्राम अच्छा बनाना है तो ये ट्रिक सीख लो कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये मैंने क्या बना दिए, माइटोकॉन्ड्रिया। और बढ़िया डायग्राम डेकोरेट करने के लिए इन माइटोकॉन्ड्रिया को कुछ इस तरह से आप जोड़ दीजिए ताकि आपको समझ में आए कि अरे ये तो बहुत अच्छा डायग्राम बन गया। हाँ, ये क्या है, ये मैंने ये माइटोकॉन्ड्रिया की चेन बना रहा हूँ। एक तरह से माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे इसमें मौजूद हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनको आप बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये नाम याद हो जाएगा। इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? इस पार्ट को हम बोलेंगे नेक, गर्दन। ये हेड हो गया, ये नेक हो गया, ये मिडिल पीस, ये टेल। अंदर क्या है? ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जिसका हमें नाम याद रखना है। इसका नाम क्या याद रखना है? न्यूक्लियस। ये इस सेल का क्या है? न्यूक्लियस है। और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मालूम है न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए होता है और डीएनए के पास जीन होते हैं। वो हम इतना लिखने की जरूरत है ही नहीं, हमें बस केवल न्यूक्लियस फोकस करना है। इस पार्ट का नाम जरूर याद रखिए। एक्चुअली ये मॉडिफाइड गोल्जी कॉम्प्लेक्स है और इसका नाम है एक्रोसोम। ये नाम जरूर याद रखिए एक्रोसोम का। ये एक्रोसोम जो है, ये जो एक्रोसोम है, ये जब एग सेल से ये स्पर्मेटोजोआ फ्यूज होगा उस वक्त इससे कुछ एंजाइम्स, कुछ केमिकल सीक्रेट होते हैं। खास तौर पे हम बात करेंगे हाइएल्यूरोनिडेज नाम का एक एंजाइम यहाँ से निकलता है। चाहो तो मैं यहीं पे उस एंजाइम का नाम हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। हाइएल्यूरोनिडेज, ये एक एंजाइम निकलता है जो एग सेल को पेनिट्रेट करने में मदद करता है। याद रह जाए तो ठीक, आपके बुक में तो ये नहीं दिया है। एंजाइम यहाँ से निकलते हैं एक्रोसोम से। और ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाई, चाहो तो लिखो चाहो तो मत लिखो, ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कुछ भी लिखो आप। हाँ, इसको मैंने लिखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बताओ, इसमें अगर ये 3 नंबर का डायग्राम है तो कोई 3 क्यों नहीं देगा? आराम से देगा। 3 होने के लिए 1 नंबर में तो इसकी शेप हो गई जो प्रॉपर एक सिमेट्री में होना चाहिए, 1 नंबर तो ये मिल गया। और 4 नाम बढ़िया वाले जो आपने डाल दिए, 4 नाम डाल दिए तो 2 नंबर के वो हो गए, 3 नंबर आपको मिल गए। कितना सिंपल है 3 नंबर लेना। ठीक है, तो एक स्पर्मेटोजोआ के पास एक्रोसोम होता है, न्यूक्लियस होता है, मिडिल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि टेल पार्ट विग्रस मूवमेंट शो करे और स्पर्मेटोजोआ लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सके। एक्रोसोम के पास वो एंजाइम्स, वो केमिकल अवेलेबल हैं जिनको सीक्रेट करके वो एग सेल को पेनिट्रेट कर सकता है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब एक छोटा सा डाटा दिया है, जब इजेकुलेशन होता है ड्यूरिंग द यूरेथ्रा से, जब गैमीट बॉडी से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे जो एक मिक्सचर निकलता है, मिक्सचर में क्या क्या होता है? स्पर्म्स होते हैं
और उसमें एपिडिडाइमिस, वासाई, डिफरेंशिया, उनका भी थोड़ा थोड़ा सीक्रेशन होता है। वो खास कोई हाईलाइट नहीं करते हैं लेकिन उनका भी सीक्रेशन होता है। और उसके अंदर हमारी 3 जो एसेसरीज ग्लैंड थी उनका भी सीक्रेशन मिक्स होता है। एसेसरीज ग्लैंड्स का प्रोस्टेट हो गया, सेमिनल वेसिकल हो गया, बल्बो यूरिथ्रल हो गया। तो एक जो ये मिक्सचर बाहर निकलता है इसको हमने नाम दिया था सीमेन। और इसके अंदर ड्यूरिंग वन एजेकुलेशन, यहाँ पे एक डाटा दिया है, लगभग इसके अंदर जो इस तरह की स्ट्रक्चर है, जो मेल गैमिट्स है उनका काउंटिंग दिया है लगभग 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं उसके अंदर। एक सिंगल सेल है, माइक्रोस्कोपिक सेल है, तो ये इतने मिलियंस उसके अंदर स्पर्म्स होते हैं। और इसमें ये माना गया कि लगभग 60% नॉर्मल साइज का होना चाहिए और उनमें से कम 40% तो हाई एनर्जेटिक मतलब विग्रस मूवमेंट शो करने वाले होना चाहिए। ये थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन का कंडीशन जब हम ये चैप्टर 4 जब पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो वहाँ फर्टिलिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पर अगर मेल के अंदर प्रॉपर मेल गैमिट्स नहीं बन रहे, प्रॉपर स्पर्म नहीं बन रहे, तो हम क्या करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निक शब्द हम यूज वहाँ पे करेंगे। एक जनरल है, याद हो जाए तो ठीक, नहीं तो कोई खास नहीं। हमको तो ये डायग्राम चाहिए 3 नंबर में, दैट्स ऑल। अब आज शुरू करेंगे फीमेल गैमेटोजेनेसिस। आई थिंक ये डायग्राम आप अच्छा बनाएंगे जब कभी भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। फालतू का कोई मच्छर जैसा नहीं बना देना है, ठीक ठाक बनाना है, तभी नंबर मिलते हैं। मैंने बता भी दिया इसको बनाने का स्टेप क्या है। चलिए बात करते हैं फीमेल गैमेटोजेनेसिस। फीमेल गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। अब यहाँ पर जो फीमेल गैमेटोजेनेसिस है ह्यूमन बींग्स में, इसको हमने और भी थोड़ा रिफाइनिंग टर्म दिया है और भी अच्छा शब्द दिया है। इसे हम बोलते हैं oogenesis। oogenesis एक्चुअली फीमेल गैमीट बनने की जो प्रोसेस है उसको बायोलॉजी में हम बोलते oogenesis। क्यों? क्योंकि यहाँ से फाइनली हमको मिलने वाला है ओवम। तो ओवम बनाने का जो प्रोसेस है, या हम कहेंगे फीमेल गैमीट बनाने की जो प्रोसेस है, वो आपके कहलाएगी oogenesis, ठीक है। अब oogenesis जो प्रोसेस होगी तो कहीं ना कहीं एक सेल जो डिप्लॉयड होगी, एक सेल जो डिप्लॉयड होगी वही तो मियोसिस डिवीजन करके एग सेल बनाएगी या ओवम बनाएगी, या हम कहें ये फीमेल गैमीट बनेंगे। सीधा सीधा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक डिप्लॉयड सेल को कहीं ना कहीं मियोसिस डिवीजन करने के बाद क्या बनाना है, फीमेल गैमीट बनाना है। मैं ये लिख रहा हूँ केवल फीमेल गैमीट। तो सवाल आता है कि उस डिप्लॉयड सेल को क्या कहेंगे जो फीमेल गैमीट बनाती है मियोसिस डिवीजन करके। हमने जब मेल गैमेटोजेनेसिस पढ़ा था तो हमने स्पर्मेटोगोनिया यूज किया था। स्पर्मेटोगोनिया से ही बनी थी हमारे स्पर्मेटोजोआ फाइनली। लेकिन फीमेल में जिस सेल में वो जो डिप्लॉयड सेल है उस जिससे फीमेल गैमीट बनेंगे उसको हम बोलते हैं oogonia। oogonia, ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं। शब्द दिमाग में रहेंगे तभी आप लिख पाएंगे, तभी आप समझ पाएंगे। तो oogonia शब्द तो दिमाग में डालना होगा। So we can say that oogenesis is a process by which a oogonia cell will make the female gamete। oogonia सेल से फीमेल गैमीट बनने की प्रोसेस कहलाती है oogenesis प्रोसेस, ठीक है। देखते हैं ये oogonia कहाँ मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी बोले तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मिलेंगी।
और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पूरा पढ़ा, इसका मतलब वहां पर क्या है, ओवरी है। तो ओवरी के अंदर वो सेल होंगी, उगोनिया सेल होंगी, जो कि गैमीट बनाएंगी। लोकेशन समझ में आ गया। पूरे ओवरी के कंटेंट को हम स्ट्रोमा बोलते हैं। तो स्ट्रोमा के अंदर वो सेल मौजूद होंगी जो उगोनिया कहलाती हैं। 2 ओवरी होती हैं, इधर की भी बना सकती हैं, इधर की भी बना सकती हैं, ठीक है ना। तो अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि आखिर ओवरी के अंदर उगोनिया सेल से कैसे ओवम बनता है। दैट इज द फीमेल गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो इनसाइड द ओवरी oogonia cell they will make ovum, that's all, ये समझना है। मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हुआ था, स्टार्ट जब हुआ था तो वो टाइम था एट द टाइम ऑफ पुबर्टी एज। मैंने बोला था 13 से 14 साल के बाद ये प्रोसेस शुरू होती है, प्रोसेस स्टार्ट, उससे पहले गैमीट नहीं बनते। फीमेल के अंदर जो गैमीट बनाने की प्रोसेस है, जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है बिफोर द बर्थ ऑफ फीमेल, बिफोर द बर्थ ऑफ फीमेल। जब फीमेल खुद अपने मदर के यूटेरस में डेवलप हो रही होती है, उस फीमेल का भी जन्म भी नहीं हुआ, उस जन्म से पहले जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में थी और उस एम्ब्रियो के अंदर जब ओवरी बन रहे थे, उसी वक्त फीमेल गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस शुरू हो जाती है। मैंने बोला स्टार्ट हो जाती है। तो यहां पे तो पुबर्टी एज के बाद ही कहानी शुरू होगी, और इधर तो उस फीमेल के जन्म लेने से पहले ही गैमीट बनने का काम शुरू हो गया। ये बहुत बड़ा डिफरेंस यहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। धीरे धीरे आपको डिफरेंस भी समझ में आते जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं आखिर होता क्या है जब फीमेल अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है। उस वक्त जब उसके पास 2 ओवरी बन जाती हैं, ये एक ओवरी, ये एक ओवरी, बहुत छोटी साइज की ओवरी होती हैं, ठीक है। और इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक इस तरह की ये सेल 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 सेल, एक्चुअली हर एक सेल डिप्लॉयड सेल है, और ये डिप्लॉयड सेल वो सेल हैं जो मियोसिस कर सकती हैं। चारों तरफ यही सेल दोनों ओवरी में ये मौजूद हैं। ये सब एम्ब्रियोनिक माइटोसिस से बनी होंगी, डिप्लॉयड सेल हैं सबके सब, ठीक है। तो ये जो सेल हैं, इन सेल को ही हमने नाम दिया उगोनिया। उगोनिया ये अभी डिप्लॉयड है, अभी इनमें कुछ भी शुरू नहीं हुआ। मैं शुरुआत बता रहा हूं कि ओवरी जब बन ही रही थी तो उसके अंदर बहुत सारी उगोनिया मौजूद थी, ठीक है। तो ये जो उगोनिया हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब ये ओवरी बन गई, उसके बाद मदर के जो हार्मोन्स हैं, मदर के हार्मोन्स, और खुद इस फीटस के अंदर भी जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है, उनका मिला जुला इफेक्ट क्या करता है इन उगोनिया सेल को, सभी को। अगर हम बात करें तो यहां पर जो उगोनिया सेल हैं, ईच ओवरी की अगर हम बात करें तो यहां पर नंबर ऑफ उगोनिया सेल बहुत ज्यादा होती हैं, मिलियंस में होती है, ठीक है। यहां पर ये जो बिफोर द बर्थ ओवरी के अंदर सभी उगोनिया जो डिप्लॉयड हैं, ये मिलियंस में होती हैं, ईच ओवरी में मिलियंस में। मिलियंस का मतलब 10⁻⁶, बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सभी डिप्लॉयड सेल जब ओवरी बन रही थी तभी बन गई थी ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। उगोनिया काउंटिंग की बात करें तो लगभग इतनी है, और ये सब की सब सेल जितनी भी हैं दोनों ओवरी में, सभी सेल एक साथ मियोसिस डिवीजन स्टार्ट कर देती हैं।
स्टार्ट करती हैं मियोसिस डिवीजन। ठीक है, ईच एंड एवरी सेल ऑफ बोथ ओवरी विल स्टार्ट द मियोसिस डिवीजन एट द सेम टाइम। रेस्पॉन्सिबल कौन है? खुद एम्ब्रियो का जो बॉडी के अंदर केमिकल बन रहे और खुद मदर से जो ब्लड सप्लाई से जो केमिकल आ रहे हैं, उनके मिले जुले इफेक्ट से ये सब के सब मियोसिस डिवीजन शुरू कर देती है। ये मियोसिस हमने जब पढ़ा था क्लास 11th में, हमको मालूम था पहले मियोसिस फर्स्ट होता है, फिर बाद में यहाँ पर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होता है, साइटोकाइनेसिस हो जाता है और फिर मियोसिस सेकंड की कहानी शुरू होती है। पी सेकंड, एम सेकंड, ए सेकंड और टी सेकंड, याद है आपको? और फिर साइटोकाइनेसिस होता है। तो यहां पर जो ये स्टार्ट हुआ मतलब इंटरफेज कंप्लीट करने के बाद सेल अब स्टार्ट कर रही हैं, तो ये स्टार्ट करके प्रोफेज में ही अटक जाती हैं। बस प्रोफेज फर्स्ट में सभी सेल रुक जाती हैं। हम कहेंगे अरेस्टेड इन प्रोफेज फर्स्ट स्टेज। कोई भी सेल मियोसिस फर्स्ट भी कंप्लीट नहीं कर पाई, एक भी सेल, नॉट ए सिंगल सेल, कोई भी सेल मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट नहीं कर पाई। केवल सेल में डिवीजन शुरू हो गया है और वो प्रोफेज फर्स्ट में जाकर रुक गया। ठीक है, ये फर्स्ट में ही जाकर रुक गया। फर्दर ये जो स्टेप हैं गैमीट बनाने के लिए, जो मियोसिस डिवीजन कंप्लीट करना पड़ेगा, ये रिमेनिंग मियोसिस होता है एट द टाइम ऑफ पुबर्टी एज। एट द टाइम ऑफ पुबर्टी एज ऑफ फीमेल, जब फीमेल पुबर्टी एज में पहुंचेगी तब ये सेल एक एक करके, अभी तो ये सब के सब प्रोफेज फर्स्ट में पहुंच गई, उसके बाद एक एक करके वो फर्दर अपना रिमेनिंग मियोसिस डिवीजन कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। मियोसिस फर्स्ट तो सब में शुरू हो गया, और जैसे ही मियोसिस फर्स्ट शुरू हो गया, पहले इनको क्या नाम दिया था? ऊगोनिया, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ मियोसिस। इन सभी सेल को हमने ऊगोनिया नाम दिया था, लेकिन जैसे ही मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो गया, अब हमने इनको नाम देना शुरू कर दिया प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte सेल। मियोसिस फर्स्ट शुरू हो गया और पुबर्टी एज तक ये सभी सेल प्राइमरी oocyte सेल के रूप में दोनों ओवरी में मौजूद रहेंगे। बेबी का जब जन्म हो जाएगा, बर्थ के समय अगर हम कंडीशन थोड़ा सा इमेजिन करें, तो एक भी ऊगोनिया नहीं है उस ओवरी में। क्यों? क्योंकि सभी ऊगोनिया मियोसिस शुरू कर चुकी हैं और अब वो प्राइमरी oocyte सेल में कन्वर्ट हो चुकी है। जब फीमेल का जन्म हो गया, उस वक्त उसकी ओवरी में मौजूद हैं प्राइमरी oocyte सेल, और ये फीमेल जैसे जैसे ग्रो करती है 12 to 13 ईयर्स के आसपास, जब पुबर्टी एज शुरू होती है, उस वक्त धीरे धीरे इनमें से कुछ सेल हो सकता है डिजेनरेट हो जाएं, कुछ खराब हो जाएं, कुछ कंज्यूम हो जाएं, कुछ डेड हो जाएं। तो जहां इनकी शुरुआत में संख्या 10⁶ थी, कपल्स ऑफ मिलियन की हम बात करते हैं, पुबर्टी एज पहुंचते पहुंचते हर ओवरी के अंदर केवल 60 to 80,000, लाख भी नहीं रहा, 1000, 60 से 80 हजार सेल हर ओवरी में बचती हैं, और उन सेल को क्या बोलेंगे? प्राइमरी oocyte सेल। तो एट द टाइम ऑफ पुबर्टी एज, ईच ओवरी ऑफ फीमेल कंटेन्स 60 to 80,000 प्राइमरी oocyte सेल, प्राइमरी oocyte सेल।
ठीक है, इसमें भी प्राइमरी oocyte सेल है और इसमें भी प्राइमरी oocyte सेल है। यहाँ पे भी 60 से 80 हजार, यहाँ पर भी 60 से 80 हजार। पहले तो बहुत ज़्यादा थी, जब वो ऊगोनिया थी तो बहुत ज़्यादा थी। ऊगोनिया ने क्या कर लिया, स्टार्ट किया मियोसिस। मियोसिस केवल स्टार्ट किया और सेल आ गई प्राइमरी oocyte में। प्राइमरी oocyte में सब के सब सेल कन्वर्ट हो गई प्राइमरी oocyte में, और अब बेबी का जन्म भी हो गया और बेबी पहुंच गई है अपना पुबर्टी एज में। इसका मतलब पुबर्टी एज तक ये प्राइमरी oocyte सेल लगातार बनी रहेंगी, कुछ खत्म हो जाएंगी, संख्या कम हो जाएगी, लेकिन प्राइमरी oocyte इसी स्टेज में बनी रहेगी। इज दैट क्लियर? देखिए, यहाँ पर आपके दिमाग में आएगा कि बर्थ के पहले पहले ऊगोनिया बन रही थी। जब बेबी का मियोसिस फर्स्ट शुरू हो गया तो फिर ऊगोनिया नई क्यों नहीं बन रही? ये सब अंडर कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स होता है। मदर के भी हार्मोन्स हैं, उस एम्ब्रियो की बॉडी में भी कुछ हार्मोन्स बन रहे, तो ये प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है। ओगोनिया एक बार जितनी एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनी वो बन गई, उसके बाद बर्थ लेने के बाद कोई भी ओगोनिया और नई नहीं बनती है। केवल जब बेबी का जन्म होगा उस वक्त सभी ओगोनिया जितनी भी थी अवेलेबल, वो सब के सब प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो गई, और यही प्राइमरी oocyte पुबर्टी एज तक जाएंगी, हालांकि थोड़ा संख्या इनकी कम हो जाएगी। अब देखते हैं हम लोग कि जब पुबर्टी एज आ गया है उस वक्त अब क्या सिचुएशन है। यहां पर एक कंसेप्ट और थोड़ा सा बताना होगा। एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ जो फीमेल है उसके पास ये क्या है, प्राइमरी oocyte सेल। ये सब के सब क्या है, प्राइमरी oocyte सेल। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक कंसेप्ट बताना भूल गया, वो जस्ट अभी बता देता हूँ। ये सब के सब प्राइमरी oocyte सेल एट द टाइम ऑफ बर्थ, मैं बर्थ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये ओवरी है, ओवरी के बीच में जो ये स्ट्रोमा है, जो नॉर्मल टिश्यू है, जो कोई गैमीट नहीं बनाएगा, जो नॉर्मल टिश्यू है, वो सेल इन सेल के चारों तरफ एक इनवलप सा बना लेती है। इस तरह से इनवलप, हर एक सेल को एक इनवलप में बंद कर दिया जाता है, और जो सेल उस इनवलप को बनाती हैं उसे हम बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल। उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसा सेल। ये जो सेल बन रही है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसा सेल। क्या बना रही है, केवल कवर बना रही है। इसका मतलब हो क्या रहा है आपके समझ में नहीं आ रहा अभी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो आपका प्राइमरी oocyte सेल है, हर oocyte सेल अपना अलग से एक बाउंड्री बना लेता है और जो बाकी oocyte से उसको अलग कर देता है। इस तरह से each and every primary oocyte cell is surrounded by granulosa cell at the time of birth। ये मियोसिस फर्स्ट शुरू कर चुकी हैं। अब यहां पे थोड़ा समझिए, ये वो सेल है जिसे हम बोल रहे हैं प्राइमरी oocyte सेल। ठीक है, एंड इट इज सराउंडेड बाय सम एक्स्ट्रा सेल। These are granulosa cell like this, and another primary oocyte cell is this, and it is also surrounded by granulosa cell। ये ग्रेनुलोसा सेल। ठीक है, तो ग्रेनुलोसा सेल से ऐसे बन रहा है ना, जैसे एक बैग के अंदर, एक थैले के अंदर हमने एक सेल बंद कर दी। एक्चुअली ये जो थैला बना है, इस थैले के अंदर हमने इस सेल को बंद कर दिया। तो इस थैले को, ये जो ग्रेनुलोसा सेल का जो एक कवर बन गया, इस कवर के अंदर ही तो आपकी प्राइमरी oocyte सेल बंद है। इस कवर को हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। इस कवर को क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। और प्राइमरी फॉलिकल के अंदर जो सेल बंद है उस सेल को क्या बोलते हैं, प्राइमरी
oocyte cell. At the time of birth, there are many primary follicles found in the each ovary. तो प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, 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 फॉलिकल मीन्स सैक लाइक स्ट्रक्चर, ए बैग लाइक स्ट्रक्चर. इसके अंदर ये बहुत सारी फॉलिकल पड़ी हैं और हर फॉलिकल के अंदर मौजूद है प्राइमरी oocyte सेल. ठीक है, इस पूरी फॉलिकल को बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल. सो वी कैन से primary oocyte cell is surrounded by granulosa cell and they make a complete structure that is called primary follicle. तो ये कंडीशन होता है जब फीमेल का जन्म होता है. उस हर ओवरी के अंदर बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल होती है और ये फीमेल जब पुबर्टी एज में जाती है तो यही कंडीशन है, केवल संख्या कम हो जाती है प्राइमरी फॉलिकल की. अब देखते हैं पुबर्टी एज में क्या होता है. अब हम पहुंचे पुबर्टी एज. ठीक है, पुबर्टी एज का मतलब उस फीमेल के अंदर GnRH हाइपोथैलेमस ने सीक्रेट कर दिया और पिट्यूटरी ने, अगर हम बात करें, पिट्यूटरी ने LH और FSH बनाना शुरू कर दिया. LH और FSH, और LH और FSH ये ओवरी के पास गए और ओवरी ने ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाना शुरू कर दिया. ओवरी ने क्या बनाना शुरू कर दिया? ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाना शुरू कर दिया. और ये वो ईस्ट्रोजन हार्मोन है जो अब पुबर्टी एज में oogenesis प्रोसेस को कंप्लीट करवाता है, इसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है. oogenesis प्रोसेस मतलब फीमेल गैमिट बनने की प्रोसेस, ये ईस्ट्रोजन हार्मोन उसको कंट्रोल करता रहता है. ना केवल ईस्ट्रोजन हार्मोन बल्कि LH भी काम करता है, FSH भी काम करता है, अपने अपने हिसाब से ये सब मिलके काम करते हैं, तब जाकर ये oogenesis हो पाता है. तो पुबर्टी एज में कहीं ना कहीं इन हार्मोन्स का लेवल बार बार चेंज होता है. LH हार्मोन का चेंज होगा, FSH का चेंज होगा, ईस्ट्रोजन का चेंज होगा, हार्मोन्स चेंज होते हैं और उन्हीं चेंजेज के कारण ओवरी के अंदर जो प्राइमरी फॉलिकल मौजूद हैं उन फॉलिकल में भी एक सिस्टेमेटिक डेवलपमेंट देखने को मिलता है. सिस्टेमेटिक, ध्यान देना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि कोई भी ऐसा हो. सिस्टेमेटिक डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, ये फॉलिकल सिस्टेमेटिक डेवलप होना शुरू करती हैं. जैसे जैसे फॉलिकल डेवलप होगी, देखिए फॉलिकल ये है, ये फॉलिकल है, ये कवर, और इसके अंदर मौजूद है आपकी प्राइमरी oocyte सेल. अब ये अपना ग्रोथ करना शुरू करते हैं. ठीक है, चलिए थोड़ा सा अभी आप कंफ्यूज हो गए, मैं थोड़ा और क्लेरिफाई करता हूं. क्या है यहां पे कि दोनों ओवरी में बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल हैं और हर फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte सेल मौजूद है. ठीक है, ये फॉलिकल मैं बना दूं, ये फॉलिकल मैंने बनाई और इसके अंदर मौजूद कर दिया मैंने प्राइमरी oocyte सेल. ठीक है, अब क्या होगा? LH और FSH काम कर रहा है. FSH हार्मोन का नाम ही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल को ग्रोथ करने के लिए स्टिमुलेट करता है ये हार्मोन. तो जब ये सीक्रेट होता है पिट्यूटरी से, तो या तो इस ओवरी में या फिर इस ओवरी में कोई भी एक फॉलिकल को ये ग्रो करवाने का काम शुरू करवा देता है. ये अपने हिसाब से छांटता है कि कौन सी फॉलिकल बढ़िया है, कौन सी बढ़िया है, तो इसको पसंद आ गई इस बार ये वाली,
ये बोलता है कि चलो भाई ये फॉलिकल के ऊपर काम करना है और इसको ग्रो करवाना है। देखिए मैं जस्ट आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि एफएसएच आके बोलेगा ये सेल सुनेगी, ऐसा थोड़ी है। मैं केवल इतना समझा रहा हूँ कि हार्मोन्स इतना कंट्रोल करते हैं कि दोनों ओवरी में से कोई भी एक ओवरी की कोई भी एक फॉलिकल केवल वो ग्रो करना शुरू करती है। ओनली वन फॉलिकल विल स्टार्ट टू ग्रो। ठीक है, सपोज ये ग्रो करना शुरू करती है। अब ग्रो करेगी तो क्या होगी, जो फॉलिकल अभी छोटी साइज की है वो बड़ी हो जाएगी, यही तो करेगी। देखते हैं क्या होता है। अब मैं ये एक फॉलिकल बना रहा हूं, मैं आपको बहुत अच्छा एक डायग्राम भी दिखाऊंगा बाद में, थोड़ा सा समय तो ज़्यादा लग रहा है पर कंसेप्ट ही ऐसा है। ये मैंने ग्रेनुलोसा सेल बनाई। अच्छा मैं एक चीज और आपको क्लेरिफाई कर दूं, ये ओवरी में जो ईस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, ये ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाता कौन है, ये किस सेल से बनते हैं, तो आंसर आएगा कि हर फॉलिकल के पास जो ग्रेनुलोसा सेल हैं, हर फॉलिकल के पास जो ग्रेनुलोसा सेल हैं, ये ग्रेनुलोसा सेल ही इस हार्मोन को बनाती हैं। तो बाकी में तो ये ग्रेनुलोसा सेल बहुत कम है, जस्ट सिंपल है, लेकिन एफएसएच ने जिस फॉलिकल को अब बड़ा करना शुरू कर दिया, उसके पास ये नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल विल इंक्रीज। ये ग्रेनुलोसा सेल अब बढ़ गई हैं, बड़ी हो गई है फॉलिकल, और नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल बढ़ना शुरू हो गया, और इसके अंदर मौजूद है आपके प्राइमरी फॉलिकल, ये प्राइमरी oocyte। देखिए ये हो गया आपका प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, इसके अंदर क्या मौजूद है, प्राइमरी oocyte सेल मौजूद है, प्राइमरी oocyte सेल मौजूद है, ये कंडीशन है। अब जब एफएसएच हार्मोन का फंक्शन आया और दोनों ओवरी में से कोई भी एक ओवरी की कोई भी एक फॉलिकल जब ग्रो करना शुरू कर रही है, तो सबसे पहले क्या होता है, नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल विल इंक्रीज, सो द फॉलिकल अब बड़ी हो गई है। हाँ, अब फॉलिकल बड़ी हो गई है तो अभी हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर अभी भी कौन सी सेल सुरक्षित है, उसका नाम अभी भी क्या है, वही प्राइमरी oocyte सेल ही मौजूद है उसके अंदर। अभी भी प्राइमरी oocyte मौजूद है जो कि प्रोफेज फर्स्ट में रुकी हुई है, बचपन से एम्ब्रियोनिक स्टेज से वो प्रोफेज फर्स्ट में रुकी हुई सेल है, जिसे हम बोल रहे हैं प्राइमरी oocyte सेल। एफएसएच अभी और इसको ग्रो कराएगा, बोले अभी तुमको और बड़ा होना है, तो बड़ा होना है तो क्या होता है, ये जो प्राइमरी oocyte सेल है, जस्ट मैं इसको अभी प्राइमरी oocyte सेल ही बना रहा हूं अंदर वाली को, और ये बाहर वाली सेल, ये जो ग्रेनुलोसा सेल है, बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही है, और यहां पर एक गैप बन जाता है, इस तरह का एक छोटा सा एक गैप बन जाता है। अब देखिए मैंने एक गैप बना दिया, एक बीच में वैक्यूल जैसे बना दिया, स्पेस बना दिया, ये समझ में आया आपको। मैं एक स्पेस को हाईलाइट कर देता हूं, ये एक स्पेस बन गया, छोटा सा पार्ट एक ऐसा बन गया जो जहां कोई भी ग्रेनुलोसा सेल नहीं है। तो ये अब सेकेंडरी फॉलिकल से भी बड़ी फॉलिकल हो गई, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक स्पेस क्रिएट हो गया, और इस स्पेस को हम बोलते हैं एंट्रम। इस स्पेस को क्या बोलते हैं, एंट्रम। एंट्रम बन गया, फॉलिकल और बड़ी हो गई। अब इस फॉलिकल को हम बोल रहे हैं, थोड़ा नाम बदल देंगे, अब इसको हम बोलेंगे टर्शरी फॉलिकल। इसको क्या बोलेंगे, टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल से क्या डिफरेंट हो गई, इसके अंदर एक एंट्रम का डेवलपमेंट हो गया और साइज में थोड़ी सी और बड़ी हो गई। साथ ही साथ जब टर्शरी फॉलिकल बन जाएगी, एंट्रम बन जाएगा,
लास्ट स्टेज में टर्सरी फॉलिकल में एक चमत्कार और होगा अभी। वो क्या होगा? ये हार्मोन्स लगातार कंट्रोल कर रहे हैं पूरी प्रोसेस को, एलएच भी कर रहा है, एफएसएच भी कर रहा है, और ग्रेनुलोसा सेल जैसे जैसे इंक्रीज करती जा रही हैं, पहले यहां मान लीजिए ईस्ट्रोजन का लेवल इतना था, यहां पे अब ईस्ट्रोजन का लेवल और बड़ा हो जाएगा, यहां पे ईस्ट्रोजन का लेवल और बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेनुलोसा सेल ज्यादा होती जा रही हैं फॉलिकल के पास, और ग्रोइंग फॉलिकल की ग्रेनुलोसा सेल ही ईस्ट्रोजन बनाती हैं। ये भी आपको दिमाग में रखना है। चलिए, क्या चमत्कार होगा टर्शरी फॉलिकल में? एंट्रम तो बन गई, नाम रख दिया टर्शरी फॉलिकल। अब क्या हो रहा है कि ये जो आपका प्राइमरी oocyte सेल है, फटाक से बहुत जल्दी जो अभी प्रोफेज फर्स्ट में था, अपना मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कर देता है। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कर देता है। क्या हो जाएगा? एक सेल थी, मियोसिस किया, फर्स्ट 2 सेल बनेंगी, ऐसे बनेगा ना। तो यहां पर सवाल यह है कि ये दोनों सेल जो डॉटर सेल बनेंगी वो एक ही जैसी नहीं बनती, एक बड़ी बनती है, एक छोटी बनती है। हमने प्लांट में भी देखा था 4 मेगा स्पोर बने, एक ही बचा, बाकी 3 का साइटोप्लाज्म भी यूज हो गया, खत्म हो गया। ठीक ऐसे ही यहां ये 2 अभी बनी है, मियोसिस फर्स्ट हुआ है, तो इसका जितना भी साइटोप्लाज्म है वो इसी में चला जाता है। होता क्या है, ये एक सेल जब डिवाइड करेगी तो एक सेल में तो पूरा साइटोप्लाज्म आ गया और ये न्यूक्लियस आ गया, और जो दूसरी सेल बनी उसमें केवल न्यूक्लियस गया, बहुत कम साइटोप्लाज्म गया। ये अनइक्वल टाइप का डिवीजन हो गया। न्यूक्लियस तो एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, आधा आधा। क्रोमोसोम अगर यहां 46 थे तो 23 यहां चले गए, 23 यहां चले गए, लेकिन साइटोप्लाज्म पूरा का पूरा इसके पास आ गया, साइटोप्लाज्म इसके पास आ गया। तो ये एक फालतू की सेल बन गई जिसका आगे कोई लाइफ नहीं है, जिसका आगे कोई डेवलपमेंट नहीं है, और इस सेल को, इस छोटी सी सेल को बोलते हैं पोलर बॉडी। पोलर बॉडी सेल, चूंकि ये पहली बार बनी इसलिए इसे बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी सेल। फर्स्ट पोलर बॉडी सेल, इसका मतलब एक और बनेगी बाद में, जब मियोसिस सेकंड होगा तब भी बनेगी। तो ये फर्स्ट पोलर बॉडी सेल बनी, और वाकई में इसका क्या इंपॉर्टेंस है आज तक हमको समझ में नहीं आया। या ये मर जाती है कि कहीं ना कहीं सुरक्षित रह जाती है, कि इसका क्या होता है, ये अभी भी रिसर्च का पॉइंट है, इसके बारे में कोई स्पष्ट नहीं कह सकता फिलहाल। ठीक है, फर्स्ट पोलर बॉडी, क्या ये डिजेनरेट हो जाएगी, क्या ये सुरक्षित रहेगी? एक सिंगल सेल, फिर ये कहां बची रहेगी? फीमेल जब ये पूरा फॉलिकल का डेवलपमेंट करता है तो इसमें पूरे एक साइकिल में लगभग 30 डेज लगते। 30 डेज में जाके एक ये सेल बनेगी। ये कहां रहती है, क्या करती है, कुछ नहीं कहा जा सकता। और ये जो सेल है, ये सेल अब आपको यहां दिखाई दे रही है। मैं छोटी सी एक पोलर बॉडी यहां बना देता हूं। अब मैं बोलूंगा कि मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया, और ये सेल पहले जो डिप्लॉयड चल रही थी, ये कैसी थी? ये डिप्लॉयड थी। प्राइमरी oocyte सेल कैसी थी? डिप्लॉयड। अब यहां पे बन गई है सेकेंडरी oocyte सेल। सेकेंडरी oocyte सेल जो कैसी है? हैप्लॉयड। और क्या बना? फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी, जिसका कोई इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, हम इसको नहीं पढ़ेंगे। बनी जरूर, इतना ध्यान रखना है। तो फाइनली ये यहां पड़ी है, इसका क्या होगा हमको भी नहीं पता, लेकिन हमारे पास अब बन चुकी है, क्या बन चुकी है? सेकेंडरी oocyte। ये कैसी है? हैप्लॉयड। क्या इसका मियोसिस सेकंड हो चुका? नहीं, अभी केवल मियोसिस फर्स्ट हुआ है। ठीक है, तो जब ये मियोसिस हो जाता है, जब ये मियोसिस हो जाता है तो देखिए ये आपका बन गया सेकेंडरी oocyte। ये मैंने छोटी सी पोलर बॉडी बना दी, और यहां पर ये आपके बन गई ग्रेनुलोसा सेल, और मैं यहीं पर बना देता हूं एक एंट्रम।
और इस तरह से फॉलिकल आपके बहुत बड़ी हो चुकी है। ये फॉलिकल इस तरह से हो चुकी है। ये मैंने एंट्रम बना दिया। ये मैंने अब इसके अंदर जैसे ही ये सेकेंडरी oocyte बनी, अब इसका नाम हम कहेंगे ग्रेफियन फॉलिकल। इसका नाम क्या बोलेंगे? ग्रेफियन। GRAA आता है इसमें, GR, ये ग्रेफियन फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल और ग्रेफियन फॉलिकल में क्या अंतर था? टर्शरी में भी एंट्रम था, ग्रेफियन में भी एंट्रम है। टर्शरी भी काफी बड़ी हो गई, ये भी काफी बड़ी हो गई। केवल टर्शरी में क्या था? प्राइमरी oocyte थी, प्राइमरी oocyte थी। लेकिन जैसे ही प्राइमरी oocyte ने मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट किया, अब हमने उसको ग्रेफियन फॉलिकल कहना शुरू कर दिया। बस ये डिफरेंस है। तो ग्रेफियन फॉलिकल तक की कहानी अभी मैंने आपको समझाई। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, आगे भी बहुत कुछ समझना बाकी है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। कल की क्लास में मैं ये कंसेप्ट सही ढंग से और आपको क्लेरिफाई करने की कोशिश करूँगा। तो